Assalamu alaikum, dear students. तो today we are going to continue our previous topic, that's KTG. और KTG में मैंने आपके साथ जो बेसिक्स थे वो कल डिस्कस किए और एक फॉर्मूला सेट भी हमने डिस्कस किया. आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको पहले पढ़ानी है एंड देन वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल सेक्शन. और वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एंट्रेंस के लिए है दैट इज मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आइडिया मैंने कल ही इंट्रोड्यूस किया था अपने लेक्चर में, जब मैंने बोला था कि मैक्सवेल ने बहुत काम किया स्पीड ऑफ गैसेस ऑफ एन आइडियल गैस. तो उस हिसाब से फिर एक फंक्शन उन्होंने डिराइव की और वो कहलाती है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. वो फंक्शन हमें क्या बोलती है? मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें कहती है दैट हाउ द स्पीड ऑफ द particles of an ideal gas vary with respect to each other from one particle to another. एक आइडियल गैस में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक कैसे वेलोसिटी चेंज होती है, दैट आइडिया इज गिवन बाय मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो मैक्सवेल गेव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड विच शोज वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. मतलब एक गैस पार्टिकल से दूसरे गैस पार्टिकल तक कैसे वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज गिवन बाय अ थिंग दैट्स कॉल्ड एज मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नाउ इसके बाद जो फंक्शन है वो एफ ऑफ ए इज इक्वल 4 पाई, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय m by 2 पाई kt रेज़्ड पावर 3 by 2 v स्क्वायर e रेज़्ड पावर माइनस m v स्क्वायर 2 kt. ये जो फंक्शन है आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी एंट्रेंस में आज तक नहीं पूछा गया है, मगर इसको जो है हमने इसलिए यहाँ इंट्रोड्यूस किया कि आपको इतना इसमें क्लियर हो कि जो ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इसका टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है वो यहाँ पे विजिबल है, दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, अदरवाइज यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट. मगर जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट दिस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज आल्सो इक्वल टू dn by dv. मतलब dn by dv ही होता है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सर ये dn by dv होता क्या है? व्हाट इज dn by dv? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें n molecules of the gas है, you are having a container with you and in that container you are having n molecules of the gas. Out of the n molecules I am taking a very small fraction, तो मैं इसमें से एक छोटा सा फ्रैक्शन बाहर निकालता हूं, दैट इज dn. अब इस छोटे से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में स्पीड कैसे वैरी होती है विद रिस्पेक्ट ईच अदर इस स्मॉल फ्रैक्शन में. मान लीजिए इसमें 100 पार्टिकल्स है गैस पार्टिकल्स, तो उनमें मैंने फॉर एग्जांपल 10 पार्टिकल्स को लिया, उनकी स्पीड कैसे वैरी होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो दैट इज डिनोटेड बाय dn, दैट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स dn, उनकी स्पीड कैसे वैरी करती है, दैट स्पीड जो उनकी वैरी करती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट dn by dv इज देयरफॉर called as a speed distribution function. तो FV से इसको डिनोट करते हैं हम और न्यूमेरिकली होता है बराबर dn by dv. That is I am taking a small fraction of the molecules और उनका स्पीड कैसे वैरी करता है from one particle to another. That is what is called as Maxwell speed distribution function. क्योंकि एक फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम जो है फिजिक्स में हम ड्रा कर सकते हैं, और जब इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो उसका शेप जो है वो ये है. तो इस एक्सिस पे ये वाली जो एक्सिस है दिस इज dn by dv, ये dn by dv एक्सिस है और विद रेस्पेक्ट टू स्पीड. सो वही मतलब स्पीड ऑफ वन पार्टिकल टू अनदर कैसे वैरी करता है, तो मैंने उस एक फ्रैक्शन को लिया है वर्सेस स्पीड. तो ये शेप ऑफ द ग्राफ जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा. सो इट्स क्लियर फ्रॉम हियर द शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस. तो ये उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मैंने यहाँ से n मॉलिक्यूल्स में ले लिया था, n आउट ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मैंने एक स्मॉल फ्रैक्शन लिया, उनका स्पीड कैसे वैरी करता है विद रेस्पेक्ट टू स्पीड. तो शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस. अब इस ग्राफ में सर हमें क्या याद करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो इसमें से 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे अपने एग्जाम के लिए. डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस में, और वो ये है. नंबर फर्स्ट, दिस ग्राफ जो है इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, तो मैंने यहां लिखा है द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा यहां पे. देखिए अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, जो ये ग्राफ है दैट इज dn by dv, दैट इज जो आपका f of v है वर्सेस अ स्पीड दैट इज v. तो इसका शेप आपने देख लिया कुछ ऐसा है. जो इसका एरिया है, द एरिया अंडर द ग्राफ, this area under the graph represents the total number of molecules. So this is point number first which you have to remember. Total number of molecules of the gas. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. तो जो एरिया अंडर द ग्राफ है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंडर जो एरिया आता है यह आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस देता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. उसके बाद
उसके बाद नंबर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद नंबर सेकंड, एट अ पर्टिकुलर स्पीड, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ये देख लीजिए आप, at a particular speed, so this is the particular speed, at this particular speed the function reaches to its maximum, the function reaches to its maximum. इस पर्टिकुलर स्पीड पे ये जो फंक्शन है दैट्स एफ ऑफ वी, दैट्स dn by dv, इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, इट्स क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, क्योंकि ये स्पीड जो है वैरी कर रहा है ऐसे 0 टू देन इट्स 1 2 3 4, आप कोई भी स्पीड लीजिए, एक पर्टिकुलर स्पीड ऐसी है जिस वक्त ग्राफ जो है अटेन करता है इट्स मैक्सिमम, दैट पर्टिकुलर स्पीड इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैंने आपको कल पढ़ाई, दैट इज आल्सो द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैसियस सिस्टम। तो जिस स्पीड पे फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, वो स्पीड जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। सो दिस इज अनदर पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। तो अभी तक मैंने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आपको जो याद करने के लिए चीजें बोल दी, जो आपके एंट्रेंस में डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसमें एक ये है, द एरिया अंडर द ग्राफ gives you the total number of molecules of the gas, and number second point you have to remember is that the function reaches to its maximum at a particular speed, and that speed is called as most probable speed of the gas. That's also the speed possessed by maximum number of molecules of an ideal gas. उसके बाद the point number third is on increasing the temperature, sir, what happens? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो जो ग्राफ था वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए था। तो on increasing this, so करो, ठीक है, on increasing the temperature what happens? Now on increasing the temperature what happens is that curve shifts towards right. एक तो ये जो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये तो एक तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होता है, एंड नंबर सेकंड इट ब्रॉडन्स, इसका जो एरिया है वो ब्रॉडन हो जाता है। सर उसका क्या मतलब है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं। देख लीजिए, मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो था आपका, दैट इज a graph between dn by dv versus speed। ये आपका शेप जो है ग्राफ का, वो आपको मैंने भी पढ़ाया, दैट इज दिस द शेप ऑफ द ग्राफ, सो इट फ्लैटनेस हियर। तो ये शेप ऑफ द ग्राफ है। तो इसमें मैंने आपको बोला कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसियस सिस्टम, एंड नंबर सेकंड कि एट अ पर्टिकुलर स्पीड द फंक्शन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाउ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि ये ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वैलिड है, अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी हैव सीन दैट द ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। ये ग्राफ जो है ये राइट की तरफ शिफ्ट करता है, दिस ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, this graph shifts towards right, this graph shifts towards right। ये ग्राफ जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है, दिस द फर्स्ट थिंग। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट का मतलब, अगर ये ग्राफ आपने टेम्परेचर T1 के लिए बनाया था और ये ग्राफ आपने टेम्परेचर T2 के लिए बनाया था, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। सो टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड नंबर सेकंड थिंग इज दैट द एरिया जो है वो ब्रॉडन हो जाता है। सर एरिया ब्रॉडन जो होता है उसका क्या मतलब होता है? देखिए, एरिया ब्रॉडन का मतलब है, अगर आप अर्लियर ग्राफ देखेंगे, अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं इस ग्राफ को ऐसे, अगर आप अर्लियर ग्राफ देखेंगे टेम्परेचर T1 के लिए, उसका जो एरिया है वो यहां से यहां तक है ना, दिस इज द एरिया। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। सो दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ। मगर जब आप इसमें तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं T2, तो ग्राफ जो है एक तो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, और अगर आप अब देखेंगे एरिया, तो मैं उसको व्हाइट कलर से दिखाता हूं। सो वो एरिया जो है वो ब्रॉडन हुआ। सर एरिया जो अब इतना है, एरिया ब्रॉडन होने का मतलब है द रेंज ऑफ स्पीड्स हैव इंक्रीज्ड। मतलब अगर अर्लियर स्पीड्स थी 0 to 10 मीटर पर सेकंड, इस गैसियस सिस्टम की स्पीड्स जो थी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की थी, उनका रेंज था 0 to 10 मीटर पर सेकंड टेम्परेचर T1 के लिए। जब आपने टेम्परेचर T2 कर दिया तो स्पीड जो है वो 0 to 100 मीटर पर सेकंड, तो मतलब स्पीड जो है वो और उनका रेंज बढ़ गया। सो एरिया ब्रॉडन्स, मतलब द रेंज ऑफ द स्पीड्स हैव इंक्रीज्ड। एंड नंबर सेकंड, द ग्राफ हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, मींस स्पीड ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल हैज इंक्रीज्ड। स्पीड हर एक मॉलिक्यूल का इंक्रीज हुआ है। स्पीड जब हर एक मॉलिक्यूल का इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज द रीजन। अगर आप देखेंगे कि ये जो स्पीड थी जिसको आपने यहां पे नाम दिया था VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अब वो इस टेम्परेचर के लिए यहां पे शिफ्ट हो गई। तो अगर आप देखेंगे ग्राफ में क्लियर है कि
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो शिफ्ट हो गई. सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू थिंग्स हैपन. नंबर फर्स्ट, द ग्राफ जो है उसका एरिया जो है ब्रॉडन होता है. ब्रॉडन होने का मतलब होता है द रेंज ऑफ स्पीड्स हैव इंक्रीज्ड. अर्लियर स्पीड्स का रेंज था 0 to 10 मीटर पर सेकंड. अब जो रेंज ऑफ द स्पीड्स है वो 0 to 100 मीटर पर सेकंड है. तो मतलब स्पीड जो है हर एक मॉलिक्यूल का जो है उसका जो रेंज है वो बढ़ गया. उसके बाद नंबर सेकंड इज कि हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गया. स्पीड क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि आपको मैंने कल पढ़ा दिया, स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंपरेचर है. जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा. तो स्पीड बढ़ने की वजह से अगर आप देखेंगे हर एक मॉलिक्यूल का अगर जब स्पीड बढ़ेगा तो हम देख रहे हैं कि अगर अर्लियर ग्राफ टेंपरेचर T1 पे था और नेक्स्ट ग्राफ टेंपरेचर T2 पे है और T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसमें क्लियर है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आगे शिफ्ट हुई. अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आगे शिफ्ट हुई तो जो बाकी स्पीड्स होंगी वो भी तो बड़ी होंगी, तो वो भी आगे शिफ्ट होंगी. सो दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. शिफ्ट टुवर्ड्स राइट में स्पीड हर एक मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है और उसमें मैंने मोस्ट प्रोबेबल दिखा दिया. मैं आपको इसमें एवरेज और आरएमएस भी दिखाऊंगा. एंड नंबर सेकंड इज द जो है ग्राफ जो है वो ब्रॉडन हो जाता है. ब्रॉडन होने का मतलब है द रेंज ऑफ द स्पीड्स हैव इंक्रीज्ड. उसके बाद इसमें अगर आप पीछे जाएंगे, हाँ, so curve shifts towards right, point number first on increasing the temperature, and number second graph broadens. ये दोनों पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए. तो उसके बाद स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possess too high and too low speeds. तो that is small number of molecules do possess either very small or very high speeds. तो इस ग्राफ में एक चीज क्लियर है कि जो एक स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिनकी स्पीड कम है और स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा भी है जिनकी स्पीड ज्यादा है. मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जब क्लास में रिजल्ट डिक्लेयर होता है. तो जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनका नंबर कम होता है जैसे ये है, और जो फेल हुए होते स्टूडेंट्स हुए होते हैं उनका नंबर भी कम होता है. बाकी जो है वो बीच वाला स्लॉट होता है. तो इसी तरह जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम एनालाइज करते हैं तो हमें एक चीज क्लियर होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो स्पीड जो है कम वाले स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स उनका नंबर भी कम होता है और ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी उनका नंबर भी कम होता है. तो इतना आप मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं. मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसने एक्चुअली मैक्सवेल ने एक फंक्शन दे दी जो हमें मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है. और वो फंक्शन हमें कहता है कि हाउ द स्पीड ऑफ वन मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट अनदर मॉलिक्यूल इन अ गैसियस सिस्टम वेरीज. और फिर वो एफ ऑफ वी होता है बराबर dN/dV कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आई एम टेकिंग अ स्मॉल फ्रैक्शन और उनकी स्पीड को हम देखते हैं कि वेरिएशन कैसे होता है. जब हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया dN/dV वर्सेस दैट V, तो हमने देखा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए वो ये है कि नंबर फर्स्ट थिंग इज द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. नंबर सेकंड इज द ग्राफ रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, द फंक्शन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर स्पीड. जो फंक्शन है वो मैक्सिमम तक रीच करती है एक पर्टिकुलर स्पीड पे, उस स्पीड को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं. और उसके बाद इसमें अनदर पॉइंट ये है कि अगर आप सर टेंपरेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है. जब हम टेंपरेचर बढ़ा देते हैं तो ग्राफ में दो चीजें होती है. एक तो ये ग्राफ जो है ब्रॉडन हो जाता है. ब्रॉडन होने का मतलब होता है कि जो रेंज ऑफ स्पीड्स है गैस मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाता है. कि अर्लियर अगर किसी टेंपरेचर T1 पे 0 to 10 मीटर पर सेकंड से मतलब एक रेंज ऑफ वेलोसिटीज था 0, 1, 2, 3, फिर टेंपरेचर T2 हायर टेंपरेचर देन T1 पे जो रेंज बढ़ गया वो हो गया 0 to 100. मतलब अब 99 मीटर पर सेकंड वाला मॉलिक्यूल भी है, 80 मीटर पर सेकंड वाला मॉलिक्यूल भी है. तो दैट इज ग्राफ ब्रॉडन्स. एंड नंबर सेकंड थिंग इज ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट. ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट का क्या मतलब है सर? उसका यह मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड देयरफॉर आई हैव शोन यू दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी आगे शिफ्ट होगी. तो इसमें हम एक चीज ऐड कर देंगे बच्चे, वो ये है कि आपका जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है मैं यहां पे फिर से प्लॉट कर देता हूं. दैट इज dN/dV वर्सेस V. तो इसमें आपका जो शेप है ग्राफ का वो ऐसा है. और इस शेप में मैंने आपको अभी बोला कि दिस ग्राफ दिस फंक्शन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर स्पीड एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड एज VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. दैट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और उसके बाद मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा. मैंने आपको बोला था कि VRMS जो होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज ग्रेटर देन दैट इज V एवरेज. ये कल ऑर्डर मैंने आपको पढ़ाया था. एवरेज स्पीड से ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन V
दैट मोस्ट प्रोबेबल। तो ये ऑर्डर ऑफ स्पीड्स मैंने आपको कल, और इसका रेशो भी हमने कल पढ़ा। तो जो आपका गैशियस सिस्टम होता है उसके साथ जो स्पीड्स इन्वॉल्व होती है, हम 3 मेन स्पीड्स उसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, जिनका ऑर्डर मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया है। अब इस ऑर्डर में क्लियर है कि आरएमएस इज ग्रेटर देन एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल। तो बच्चों अगर ये स्पीड यहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ग्राफ में अगर ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो कॉमन सेंस कहता है कि आरएमएस यहां होना चाहिए, है ना, क्योंकि आरएमएस का वैल्यू ज्यादा होता है। फिर एवरेज यहां होना चाहिए क्योंकि एवरेज इससे कम होता है, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है। तो अगर मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं और 2 स्पीड्स, तो इन 2 स्पीड्स में अगर वो आपसे कहे कि आप पहचानिए कि कौन सी स्पीड आप एवरेज है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल तो है आपके पास, अब एवरेज कौन सी है और सर आरएमएस कौन सी है, तो इट इज क्लियर दैट आरएमएस ज्यादा है तो ये होना चाहिए वीआरएमएस, और जो आपका एवरेज है वो उससे कम होगा तो दिस शुड बी वी एवरेज। तो फ्रॉम दिस it is now clear that VRMS is greater than V average is greater than VMP, that's most probable। तो यहां पे भी क्लियर है, देखिए स्पीड यहां ज्यादा है क्योंकि यहां 0 है, देन स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है इस लाइन पे, तो ये VRMS स्पीड होना चाहिए, फिर ये आपका एवरेज स्पीड होना चाहिए, और फिर ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि मैक्सवेल ने एक ग्राफ दे दिया, जो ग्राफ हमें जो फंक्शन प्लॉट कर दे उसने dn/dv, जिसका मतलब है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आई हैव टेकन अ स्मॉल फ्रैक्शन, और उनका स्पीड देख रहे हैं हम वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो वो ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू स्पीड जब प्लॉट किया गया तो उसका शेप ऐसा आया, और उस शेप में हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, नंबर 1 द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर सेकंड पे दैट एट अ पर्टिकुलर स्पीड द फंक्शन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद इफ द टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड, अगर आप टेंपरेचर बढ़ा देंगे, एक ग्राफ जो है वो ब्रॉडन होता है, दैट इज द रेंज ऑफ द स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, एंड नंबर सेकंड द ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, देयरफॉर मोस्ट प्रोबेबल भी आगे जाएगा, एवरेज भी आगे जाएगा, और आरएमएस भी आगे जाएगा। तो वो मैंने पिछले स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद मैंने बोला कि और एक पॉइंट जो है आपका लास्ट पॉइंट इसमें, कि अगर आप जो है एक स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा, और यहां पे भी एक स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा जिनका स्पीड जो है वो कम होता है या ज्यादा होता है, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स है और ये कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स है, तो इनका भी नंबर कम है, इनका भी नंबर कम है, और बीच में जो है नंबर ज्यादा है। दिस इज ऑल अबाउट योर मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो अभी तक जो मैंने आपके साथ केटीजी में डिस्कस किया, उसमें मैंने आपके साथ थ्योरेटिकल पोर्शन एंड देन ए फॉर्मूला सेट जो हमने कल डिस्कस किया, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हमने डिस्कस किया दैट्स मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें ये 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल जो है याद करने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें जो आपका जो अब आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है, जो मैंने आपको कल बोला था कि वंस वी विल फिनिश दिस थ्योरेटिकल पोर्शन एंड द कंसेप्ट्स, अब जो इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दैट इज द एप्लीकेशन पोर्शन ऑफ व्हाट वी हैव रेड ऑलरेडी, जो हमने कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको अब हम न्यूमेरिकल शेप में जो है पढ़ेंगे, द एप्लीकेशन पोर्शन। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, so numerical number first is clear from the board that the RMS speed of molecules of a gas in a vessel is 400 meter per second। मतलब आपके पास एक गैस है, उनका RMS स्पीड दिया गया है, तो VRMS is provided, है ना, VRMS is provided। so अगर आप देखेंगे this VRMS is provided for a gas and that is 400 meter per second। now if half of the gas leaks out एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब उस कंटेनर में जिसमें ये गैस है, उस कंटेनर में जिसमें ये गैस है और जिसका आरएमएस स्पीड जो है दिया गया है, उसमें से हाफ ऑफ द गैस लीक्स आउट। जो हाफ ऑफ द गैस है, हाफ ऑफ द गैस लीक्स आउट, half of the gas leaks out। अब half of the gas leaks out but at constant temperature this is provided, मतलब T remains constant। no doubt गैस लीक हो गया, मगर न्यूमेरिकल में एक चीज क्लियर है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा। हमसे पूछा गया है the RMS speed of the remaining molecules will be, अगर हाफ लीक हुआ तो हाफ बचा है, तो हमसे पूछा गया है कि हाफ जो बचा है उसका आरएमएस स्पीड क्या होगा। तो ऑप्शंस आर दैट्स 800 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 1/2 मीटर पर सेकंड एंड 200 मीटर पर सेकंड, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। अब सर इसको हम कैसे करें, देखिए सोल्यूशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, और ये जो है कंसेप्चुअल है, बिल्कुल अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था वीआरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला मैंने कल आपको पढ़ाया दैट इज रूट ऑफ
3RT डिवाइडेड बाय m। तो ये हमने कल डिस्कस किया। नाउ इसमें मैंने आपको पढ़ाया 3 यू नो, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेंपरेचर एंड M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास, या जिसको आप मोलर मास ऑफ द गैस कहते हैं। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू पीपल। दिस इज हियर, दिस M इज हियर मॉलिक्यूलर और मोलर मास ऑफ द गैस। नाउ अगर हाफ ऑफ द गैस लीक आउट हुआ, अगर हाफ ऑफ द गैस लीक आउट हुआ तो क्या होगा? हाफ ऑफ द गैस लीक आउट होने से क्या होगा सर 3 क्या चेंज होगा? नहीं, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है सर। टेंपरेचर को क्या होगा? टेंपरेचर तो वो न्यूमेरिकल में खुद बोल रहा है वो कांस्टेंट है सर। एम पे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बोलिए, जब हाफ ऑफ द गैस लीक आउट होगा क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस नेवर चेंजेस। फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन गैस है तो हाफ ऑफ द गैस लीक हुआ तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास फिर भी 2 ग्राम है। अगर ये ऑक्सीजन गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम है। तो गैस लीक होने से जो आपका मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो इट्स नो डाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हुआ, क्योंकि आपको पता है दैट नंबर ऑफ मोल्स होता है बराबर मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है डिटेल्ड। आपको पता है कि जो है मॉलिक्यूलर मास, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना किसी गैस का, वो होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नो डाउट इसमें जो मास है वो चेंज हुआ गैस का, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुआ होगा गैस का, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुआ होगा गैस का। मगर फॉर्मूला में हमारे पास VRMS में मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉलिक्यूलर मास में ऐसा नहीं है कि गैस जो है डिसोसिएट हुआ। ये बोलता है हाफ ऑफ द गैस लीक्स, हाफ ऑफ द गैस इज स्टिल दिया, तो मॉलिक्यूलर मास पे हाइड्रोजन ही रहा, उस पर कोई चेंज नहीं हुआ। नो डाउट अगर वो नंबर ऑफ मोल्स की बात करता तो नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली चेंज हुए, क्योंकि मास चेंज हुआ, मॉलिक्यूलर मास तो चेंज नहीं हुआ, मास चेंज हुआ, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए। मगर सर फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें। नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट हियर इन दिस फॉर्मूला। द डिपेंडेंसी इज ओनली ऑन टेंपरेचर व्हिच इज कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास इट इज आल्सो कांस्टेंट। देयरफॉर VRMS रिमेंस कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट रहा, VRMS रिमेंस कांस्टेंट, तो ये हमारा जो VRMS है इस न्यूमेरिकल में वो कांस्टेंट रहा हाफ ऑफ द गैस लीक होने के बाद भी। तो अर्लियर RMS स्पीड अगर 400 मीटर पर सेकंड है तो न्यू RMS स्पीड विल आल्सो बी 400 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज न्यूमेरिकल फर्स्ट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था कि इसमें आपसे उसने क्या डिमांड किया है, तो वो देखना चाहता है कि VRMS का जो फॉर्मूला है, आपको डिपेंडेंसी पता है कि किस पे डिपेंड करता है VRMS, वो टेंपरेचर पे डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। अगर हाफ ऑफ द गैस लीक आउट भी होता है तो उससे VRMS पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि VRMS मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का नेचर हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन का नेचर ऑक्सीजन ही रहा। नो डाउट हाफ ऑफ द गैस लीक हुआ, लीक होने से नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए, वो आपने बिल्कुल केमिस्ट्री में डिस्कशन किया होता है इस पे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए, मगर नंबर ऑफ मोल्स का हमारी इक्वेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो RMS स्पीड रिमेंस सेम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन question number second. Now question number second is very important again. The root mean square speed of molecules of a diatomic gas is V. तो अगर इसका सॉल्यूशन हम देखिए, सॉल्यूशन में हम जाएंगे तो मैं ये जो दिया गया है डाटा उसको हम पुट करेंगे इस पे। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस इज V। तो आपके पास एक डायटोमिक गैस है, मतलब डायटोमिक गैस मींस X2, डायटोमिक गैस, लेट इट बी X। मुझे नहीं पता ये ऑक्सीजन है तो O2 होगा, ये हाइड्रोजन है तो H2 होगा, ये नाइट्रोजन है तो N2 होगा। तो फिलहाल हमसे ये पूछा गया है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस इज V। तो हमारे पास एक डायटोमिक गैस है जिसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड V है, और आप सबको पता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M। तो ये हमारे पास डायटोमिक गैस का रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो हमें पता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हेन द टेंपरेचर इज डबल्ड, अगर हम टेंपरेचर डबल कर देंगे, सो वी आर डबलिंग द टेंपरेचर, द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू 2 एटम्स। ऑन डबलिंग द टेंपरेचर द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, मतलब ये जो है ये जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल ये डिसोसिएट हुआ इनटू 2 एटम्स, मतलब इसका डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन का मतलब ये आप बना 2 टाइम्स X, मतलब अभी ये हाइड्रोजन था, H2 मॉलिक्यूल था, अब ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में डिसोसिएट हुआ। अभी ये ऑक्सीजन था O2 मॉलिक्यूल, अब टेंपरेचर बढ़ाने से ये डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट मतलब होता है O और प्लस O, तो दैट इज 2 टाइम्स X, है ना। तो X2 इज डिफरेंट देन दैट ऑफ 2X, दिस इज मॉलिक्यूल एंड दिस एन एटम। तो ये बोलता है व्हेन द टेंपरेचर इज डबल्ड द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू 2 एटम्स, तो 2 एटम्स में डिसोसिएट हुआ, देन न्यू रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द एटम्स विल बी। जो ये एटम्स अब है उनका रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा। फिर आपके पास ऑप्शंस है, दोस ऑप्शंस आर वेरी मच क्लियर हियर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, देखिए अब मान लीजिए नया रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा V डैश, और वो V डैश होगा बराबर रूट ऑफ
3R। अब क्वेश्चन में देखिए द टेम्परेचर इज डबल्ड, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 टाइम्स टी। अर्लियर टेम्परेचर टी पे v था, अब जब टेम्परेचर डबल हुआ रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो v डैश हो गया डिवाइडेड बाय। और अब मुझे बोलिए, एक तो टेम्परेचर डबल हुआ, मॉलिक्यूलर मास पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे दैट इज 2 ग्राम। अगर आप इसको 2 एटम्स में डिवाइड करेंगे तो एक एटम का 1 ग्राम होगा और दूसरे एटम का 1 ग्राम। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, मोलर मास देखेंगे, दैट इज 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। जब वो डिसोसिएट होगा 2 एटम्स का तो एक एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 16 ग्राम, क्योंकि 2 एटम्स का 16 प्लस 16 होता है 32। अब टेम्परेचर डबल करने पे देखिए अर्लियर आपके पास मॉलिक्यूल था टेम्परेचर टी पे, उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड v था। अब टेम्परेचर डबल किया, मैंने डबल किया और मैंने माना स्पीड हो गया v डैश, रूट मीन स्क्वायर स्पीड चेंज हुआ। सर और कोई इफेक्ट होगा क्या फॉर्मूला में? तो मुझे बोलिए आप, जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ इनटू 2 एटम्स, तो 2 एटम्स में डिसोसिएट हुआ तो मॉलिक्यूलर मास हाफ हुआ होगा, तो मॉलिक्यूलर मास हुआ होगा m/2, है ना? क्योंकि मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर मास m है तो एटम का उसका आधा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल में ऑक्सीजन का बोल दिया 32 इज मॉलिक्यूलर मास फॉर द मॉलिक्यूल, बट एक एटम का मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम है H2 का, एक एटम का 1 ग्राम है, इसीलिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो आधा हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं हम, तो ये विच इंप्लाइज दैट कि इसको हम अगर पुट करें ऐसे, सो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 4 टाइम्स, देन इट इज 3RT डिवाइडेड बाय m, है ना? मैंने क्या किया, 2 ऊपर गया बच्चों, 2 2 4, देन इट इज 3RT डिवाइडेड बाय m। बट रूट ऑफ 3RT अगर आप देखें, चलिए पहले रूट 4 को बाहर निकालते हैं। रूट ऑफ 4 होता है 2, अंदर जो बचा दैट इज रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m। नाउ रूट ऑफ 3RT आप देखिए, रूट ऑफ 3RT v के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स v। So this will be the RMS speed in case number second। तो केस नंबर सेकंड का जो RMS स्पीड होगा that will be 2v। So अब मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पहले मॉलिक्यूल था आपके पास, जब मॉलिक्यूल था टेम्परेचर T पे उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड प्रोवाइडेड है, फिर बोलता है कि टेम्परेचर डबल किया मैंने, तो सीधी सी बात है रूट मीन स्क्वायर स्पीड चेंज हुई होगी, और न्यूमेरिकल में बोलता है कि ये डिसोसिएट हुआ इनटू 2 एटम्स, तो मैंने डिसोसिएट कर दिया, और जब डिसोसिएशन होता है ना मॉलिक्यूल का, उसका मॉलिक्यूलर मास आधा होता है, तो मॉलिक्यूलर मास आधा हो गया। जब आधा हुआ 2 ऊपर गया देन 4, फिर बाकी अरेंजमेंट जो है वो कर दिया आपके सामने, तो द स्पीड इज नाउ 2v एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Again, an important one. The question number 3 is here. A cylinder of capacity 20 liters. Now, solution में आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी है 20 लीटर्स, तो वॉल्यूम दिया गया, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, इट्स 20 लीटर्स। तो इसको हम क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे। द कन्वर्जन यू शुड नो, इट्स 20 इंटू 10 रेज्ड पावर -3, देन इट्स क्यूबिक मीटर। तो इसने लीटर्स में दिया था तो हमने इसको ऐसा ही सिस्टम में लाया। सो v इज इक्वल 20 लीटर्स एंड देन इट्स कन्वर्जन इज 20 इंटू 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर। सो द सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी मींस वॉल्यूम 20 लीटर्स, 20 लीटर्स को मैंने कन्वर्ट किया, इट्स 20 इंटू 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर। फिल इट विद हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, जिसका वॉल्यूम ये है, तो मतलब हाइड्रोजन गैस का वही वॉल्यूम है। नाउ फुल स्टॉप। देन द टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज दिस। तो आपको एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिया है। सो यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद एवरेज translational kinetic energy and that is equal to 1.5 into 10 raised power 5 joule। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो प्रोवाइडेड। तो उस गैस का, हाइड्रोजन गैस का, जो इस सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम इतना है और उसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया क्यूबिक मीटर में, उसका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड। हमसे पूछा गया द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द सिलेंडर इज, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द हाइड्रोजन। तो इस न्यूमेरिकल में आपको प्रेशर जो है कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सो वी सिंपली हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर। अब मसला है सर, अब प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें तो एक तो हमें वॉल्यूम दिया गया है एंड नंबर सेकंड हमें एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड है। हाउ टू कैलकुलेट नाउ द प्रेशर? नाउ इसमें जब आप जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको मैंने कल एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी, दैट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर आपका 3/2 टाइम्स पीवी। जब आपने कल आपका एक फॉर्म था एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, मैंने पढ़ाया था 3/2 RT,
और RT के बदले मैंने PV लिख दिया था. सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो वी हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे एंड दिस इज द सेकंड फॉर्म, क्योंकि RT के बदले हम PV ड्रॉप कर सकते हैं. अब इसमें दिया गया है एक K, दैट्स एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वॉल्यूम भी प्रोवाइडेड है. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट आउट ऑफ इट दैट इज व्हाट इज प्रेशर. इसीलिए मैंने कल बोला था जो फॉर्मूला सेट हमने कल डिस्कस किया दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला हमें पता है देन ओनली वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स. नाउ इसको अगर हम वैल्यूज पुट कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो K का वैल्यू दिया गया है दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज्ड पावर 5 इज इक्वल 3/2 टाइम्स देन इट इज P मल्टीप्लाइड बाई V. V तो दिया है दैट इज 20 इंटू 10 रेज्ड पावर -3. सो दिस इज प्रोवाइडेड. अब यहां से आप देखिए 1.5 और 3/2, 3/2 भी 1.5 होता है. सो 3/2 एंड 1.5 विल गो, तो यू आर लेफ्ट विद, तो प्रेशर मैं इधर ही रखता हूं, तो मुझे आप बोलिए ये -3 इधर, तो प्रेशर उधर ही रखते हैं हम. 10 रेज़ पावर -3 नीचे आएगा और ऊपर बनेगा 10 रेज़ पावर 8. सो दिस विल बी 10 रेज़ पावर 8 डिवाइडेड बाई 20. दिस विल बी 10 रेज़ पावर 8 डिवाइडेड बाई 20. अगर इसको हम यहां सॉल्व करें 10 रेज़ पावर 8 डिवाइड बाई 20, तो चूंकि ऑप्शंस जो है ना वो ऐसे है, तो ऐसे ऑप्शंस में हमें इसको लाना पड़ेगा. तो 10 रेज़ पावर 8 के बदले मैं लिख सकता हूं ना 100 दैट्स मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर 6 डिवाइडेड बाई 20. कैसे? देखिए 100 होता है 10 रेज़ पावर 2, then multiplied by 10 raised power 6. When base are same, powers are added, ये वापस आएगा 10 raised power 8 divided by 20. So 25 is 100. You know this, 25 is 100. So P, the pressure will be 5 into 10 रेज्ड पावर 6 एंड इसका यूनिट होना चाहिए न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया. सो 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर. सो यहां पे देख लीजिए आप 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3. तो न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसमें हमें प्रेशर कैलकुलेट करना था. हमसे हमें जो डाटा दिया गया था दैट इज वॉल्यूम, दैट इज कैपेसिटी, एंड नंबर 2 एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. और ये दो चीजें जो दी गई थी उसमें से हमें प्रेशर कैलकुलेट करना था. तो हमने कल का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया, दैट्स एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 टाइम्स PV. तो K भी दिया था, V भी दिया था, और हमने इजिली जो है P कैलकुलेट कर दिया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल आपका एचसीवी में है, दैट इज एचसी वर्मा में है. ये क्वेश्चन जो है बहुत एंट्रेंसेस में रिपीट हुआ है, और चूंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अच्छा खासा कंसेप्ट चाहिए आपको, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. और इसीलिए मैंने इसको यहां पे जो है रखा है. अब इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है और इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो समझ लीजिए, और जैसे वो हम समझ लेंगे फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम जो है कैसे हम डिराइव करते हैं. तो क्वेश्चन इज लाइक दिस: 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. सो वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. तो इक्वल वॉल्यूम V और V दिया है. कंटेन द सेम गैस, मतलब गैस सेम है इसमें, मतलब अगर इसमें हाइड्रोजन है तो इस कंटेनर में भी हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है तो इसमें भी ऑक्सीजन है. एट प्रेशर P1 एंड P2, प्रेशर्स भी प्रोवाइडेड है, मतलब इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 है. वॉल्यूम इज सेम नो डाउट, बट प्रेशर्स आर डिफरेंट P1 एंड P2. फिर and absolute temperatures T1 and T2 respectively, और temperatures इनके T1 and T2 है. मतलब we are being provided with 2 cylinders, we are being provided with 2 containers having same volume and containing the same gas. तो वॉल्यूम और गैस के बारे में सेम है, मगर प्रेशर P1 और P2 है और टेम्परेचर T1 एंड T2. उसके बाद बोलता है ऑन ज्वाइनिंग द वेजल्स, अगर हम इनको ज्वाइन कर दे तो यहां पे वैल्यू है, यहां पे ऑन ज्वाइनिंग द वेजल्स द गैस रीचेस अ कॉमन प्रेशर. जैसे हम वैल्यू ऑन कर देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो गैसेस मूव करेंगे. तो जब गैसेस मूव करेंगे द गैस रीचेस अ कॉमन प्रेशर P, मतलब कॉमन प्रेशर P, मतलब अब प्रेशर भी सेम हो गया. अर्लियर प्रेशर डिफरेंट था, अब प्रेशर भी सेम हो गया. एंड कॉमन टेम्परेचर T, अर्लियर टेम्परेचर डिफरेंट था, अब टेम्परेचर भी सेम हो गया. वॉल्यूम तो अर्लियर भी सेम था, अब भी सेम है. हमसे पूछा गया है द रेशियो P/T इज इक्वल टू, वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर जो रीच हुआ, दैट्स फाइनल प्रेशर, एंड देन फाइनल टेम्परेचर. इसका हमें रेशियो कैलकुलेट करके देना है. दिस न्यूमेरिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. अगर आपको ये करना आ गया तो मतलब आपका KTG जो है आपका क्लियर है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे आपके बहुत सारे डायमेंशंस जो है ऐड हो जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो या आपके केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी. कैसे वो मैं आपको भी बोल देता हूं. तो फिर से आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए. मैं फिर से एक बार बोल देता हूं. यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स कंटेनिंग द सेम गैस. 2 कंटेनर्स है नो डाउट, बट दे कंटेन द सेम गैस एंड दे आर हैविंग द सेम वॉल्यूम, बट देयर प्रेशर्स आर डिफरेंट एंड देयर टेम्परेचर्स आर डिफरेंट. वंस दिस वॉल्यूम हमने खोल दिया, इसको ऑन कर दिया, ओपन कर दिया,
तो गैसेस ने मूव किया, जब गैसेस ने मूव किया दे रीच टू द कॉमन प्रेशर P, दे रीच टू द कॉमन वॉल्यूम, तो इनिशियली भी था वही, एंड द कॉमन टेंपरेचर T। वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर और फाइनल टेंपरेचर का रेशो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है, इसको जो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, और लोग इसके लिए जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो दे गो फॉर बॉयल्स लॉ, दे गो फॉर चार्ल्स लॉ, है ना। बॉयल्स लॉ भी आपने पढ़ा होता है, चार्ल्स लॉ भी, है ना। वो डिफरेंट लॉज आप यूज करते हैं इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। मगर बिलीव मी, देयर इज अ मास्टर लॉ इन फिजिक्स। इनका इन लॉज से भी एक बड़ा लॉ है फिजिक्स में, जो अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो फिर आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज, तो रिमेंबर दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर, कि ये अगर आपको ये चीज पता है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज, सो दिस अ मास्टर लॉ आई एम टीचिंग यू हियर, दैट इज कॉल्ड एज मोल कंजर्वेशन। मोल कंजर्वेशन, सो इट्स अ न्यू कंसेप्ट आई एम इंट्रोड्यूस हियर। जिस बच्चे को ये समझ आ गया वो बहुत बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। सो मोल कंजर्वेशन कहते हैं इसको। मगर सर मोल कंजर्वेशन तो हम यूज करेंगे, मोल कंजर्वेशन तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में हमें मोल कंजर्वेशन जो है हमने डिटेल्ड वहां पढ़ा है। मगर अगर मोल कंजर्वेशन इस न्यूमेरिकल में यूज करना है तो कुछ क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। उस क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो होता है देन ओनली यू कैन यूज द मोल कंजर्वेशन थिंग। नाउ सर वो क्राइटेरिया क्या है? नंबर वन थिंग इज दैट मोल कंजर्वेशन यूज करने से पहले आप देखिए इन कंटेनर्स में कहीं गैस लीक ना हो। अगर गैस लीक हो जाए तो मोल कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। गैस जो है वो फिक्स्ड कंटेनर्स में होना चाहिए, दैट इज वो गैस इन कंटेनर से लीक आउट नहीं होना चाहिए। अगर वो लीक आउट हुआ तो मोल कंजर्वेशन कांसेप्ट फेल होता है। मोल कंजर्वेशन तब वैलिड है जब गैसेस जो है एक फिक्स्ड कंटेनर्स में हो, तब ओनली आप मोल कंजर्वेशन को यूज कर सकते हो। अब सर मोल कंजर्वेशन क्या है? आपने बोल दिया कि इसमें आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स अ मास्टर लॉ एंड इट कैन टेक केयर ऑफ मनी क्वेश्चंस इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। तो वो क्या है? तो दैट इज सिंपल। मोल कंजर्वेशन मींस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इट शुड बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इस गैसियस सिस्टम का फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि गैस लीक ही नहीं हुआ। जब गैस लीक ही नहीं हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अगर आप अर्लियर क्वेश्चन नंबर 1 याद करेंगे, उसमें गैस लीक हो रहा था, जब उसमें गैस लीक हो रहा था तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा। मगर इसमें क्योंकि गैस लीक नहीं हो रहा है तो मोल कंजर्वेशन इज वैलिड हियर, देयरफॉर आई कैन राइट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए इसमें n1 है और इसमें n2 है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2, तो ये इनिशियल है, मतलब जब ये इंडिविजुअल गैसेस थे इस कंटेनर में और ये इस कंटेनर में, इसमें n1 मोल्स और इसमें n2 मोल्स और ये वैल्यू ऑफ था। जैसे आपने ऑन किया, मिक्सिंग ऑफ द गैसेस जो है हुआ, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स मान लो इसका हुआ n1 डैश और प्लस इसका जो दूसरा गैस है n2 डैश। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इसका n1 और इसका n2, तो n1 प्लस n2 इज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम। एंड देन जब आपने ऑन कर दिया वैल्यू गैसेस में जो मिक्सिंग हुई और जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, मान लीजिए इसमें आप n1 डैश मोल्स है और उसमें n2 डैश मोल्स है। अब सर इसको कैसे यूज करेंगे? तो होप आप सबको समझ आया होगा कि मोल कंजर्वेशन क्या होता है। मोल कंजर्वेशन मींस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, बट बिफोर अप्लाइंग मोल कंजर्वेशन वन थिंग शुड बी क्लियर कि इस सिस्टम में कहीं गैस लीक ना हो जाए। अगर गैस लीक उसमें लिखा है न्यूमेरिकल में गैस लीक हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स विल चेंज, देन यू कैन नॉट यूज। बट बिलीव मी, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोल कंजर्वेशन ही बेटर रहता है और वो कभी इसमें से गैस लीक नहीं करवाता। अब मुझे बोलिए इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, सर अब इसमें हम क्या केमिस्ट्री वाला नंबर ऑफ मोल्स अब हम उठा के यहां लाए? बिल्कुल भी नहीं। आप सबको पता होना चाहिए, यू नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। तो मुझे बोलिए उस हिसाब से जो आपका n होता है वो होता है बराबर PV बाई RT, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन में आपका n नंबर ऑफ मोल्स होता है बराबर PV बाई RT, यू नो दिस। नाउ अब मुझे बोलिए n1 के बदले में यहां पे इस डायग्राम को देख लीजिए, इस कंटेनर को देख लीजिए। n1 के बदले लिखूं मैं इट इज P1, क्योंकि प्रेशर दिया गया है P1। देन इट इज V, तो V डिवाइडेड बाय RT, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। देन टेम्परेचर इज T1, हो गया n1। तो आ गया ये P1 V डिवाइडेड बाय RT1, फिर प्लस दूसरी गैस के लिए, तो दूसरी गैस के लिए ऐसे देख लीजिए आप, प्रेशर है P2, वॉल्यूम है सेम, R भी सेम, टेम्परेचर है T2, आ गया इज इक्वल। अब फाइनल नंबर ऑफ मोल्स में देख लीजिए, इसमें भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है और इसमें भी प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम है। तो प्रेशर वॉल्यूम अगर टेम्परेचर सेम है तो n1 डैश के बदले क्या लिखूं मैं? पहले केस में PV बाई
पीवी बाई आर टी, है ना, पीवी बाई आर टी। क्यों? क्योंकि प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, टेंपरेचर टी है, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेंपरेचर टी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब प्लस N2 डैश, N2 डैश भी तो आएगा पीवी बाई आर टी, इसलिए मैं यहां लिखूं 2, सिंपल, है ना। इसको मैं यहां ट्वाइस लिख सकता हूं क्योंकि ये भी पीवी बाई आर टी प्लस पीवी बाई आर टी, तो वो तो सेम होगा। अब कैंसिलेशन करिए, देखिए वी और वी कैंसल आउट हो जाएगा। अब आर और आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? इट इज P1 बाई T1 प्लस P2 बाई T2 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ दैट P बाई टी, ट्वाइस ऑफ P बाई टी। अब मुझे आप बोलिए, अगर हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द P बाई टी रेशो, P बाई टू उधर ही रखते हैं तो टू जो है वो यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा P1 बाई 2 टाइम्स T1 प्लस P2 बाई 2 टाइम्स T2 इज इक्वल टू P बाई टी। खेल खत्म। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द रेशो P बाई टी। तो P बाई टी है बराबर P1 बाई 2 टाइम्स T1 प्लस P2 बाई 2 टाइम्स T2। अब आप देख लीजिए, इसमें ट्वाइस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए P1 बाई ट्वाइस ऑफ T1 प्लस P2 बाई ट्वाइस ऑफ T2, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखिए दिस इज हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन जो इतना बड़ा है, जो हमने HCV में भी देखा है, दैट्स HC वर्मा में भी देखा है, बहुत सारे एंट्रेंसेस में रिपीट हुआ है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा। ऐसे बच्चे जब ऐसे न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, आईआईटी में पूछा जाता है। बट बिलीव मी, देख लीजिए आपके 3 स्टेप्स में इसका आंसर आ गया। आपने जो रूल यूज किया दैट्स कॉल्ड एज मोल कंजर्वेशन, और मोल कंजर्वेशन में मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको मोल कंजर्वेशन जो है यूज करना आता है तो आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली मोल कंजर्वेशन यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बट वन थिंग आप उसमें क्लियर रहेंगे कि मोल कंजर्वेशन तभी वैलिड है जब आपका जो है गैस सिस्टम से लीक नहीं हो रहा। अगर गैस सिस्टम से लीक हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स विल डेफिनेटली चेंज दैट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो मतलब इसमें हमें सीधे सिंपली इसको हम डिराइव करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो 2 क्लोज्ड वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन एयर एट 105 किलो पास्कल। तो 2 इक्वल वॉल्यूम कंटेनर्स हमारे पास है, 2 क्लोज्ड वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इज सेम। तो अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए और उसके वॉल्यूम की बात की जाए, वो सेम दिया गया है न्यूमेरिकल में। एट प्रेशर दिया गया है उसका 105 किलो पास्कल, इसका भी सेम है, एंड आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब। और टेंपरेचर भी दिया गया है सेम, है ना, क्वेश्चन में दिया है 300 केल्विन एंड 300 केल्विन। इफ वन ऑफ द वेसल्स इज नाउ मेंटेन एट 300 केल्विन, अब आपने टेंपरेचर चेंज कर दिया, इसका 300 केल्विन ही रखा एंड द अदर इज एट 400 केल्विन, दूसरे का टेंपरेचर आपने 400 केल्विन कर दिया। तो हमें बोलना व्हाट विल बी द प्रेशर इन द वेसल्स। आप देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास 2 वेसल्स है इक्वल वॉल्यूम के, उनका प्रेशर सेम है, उनका टेंपरेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। फिर पूछा गया है कि जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो यहां पे एक वैल्यू डेफिनेटली होना चाहिए, यहां पे एक वैल्यू डेफिनेटली होना चाहिए। तो जब आपने इसको ऑन कर दिया, तो जब ऑन कर दिया तो प्रेशर चेंज हुआ होगा ना, प्रेशर चेंज हुआ होगा, दैट इज, मान लीजिए प्रेशर इसमें P डैश होगा और इसमें भी होगा P डैश, क्योंकि दे विल रीच टू द कॉमन प्रेशर। हमसे पूछा गया है वो फाइनल प्रेशर कितना होगा, मगर फाइनल प्रेशर हमसे पूछा गया है, मगर टेंपरेचर भी चेंज हुआ है, दैट इज ये 300 केल्विन पे ही रहा है और ये 400 केल्विन पे। अब सर इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करें? देखिए फिर से इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द सॉल्यूशन इज वेरी इजी। अगर आपको अर्लियर क्वेश्चन समझ आया, दैट इज यू कैन अप्लाई मोल कंजर्वेशन हियर आल्सो। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मोल कंजर्वेशन इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। सर कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि गैस लीक आउट हुआ। अगर गैस लीक होता तो नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली चेंज होते, मगर इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी कुछ दिया नहीं गया है कि गैस लीक आउट हुआ, तो मोल कंजर्वेशन इज स्टिल वैलिड। सो आई विल यूज अगेन मोल कंजर्वेशन, दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। सर व्हाट इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स? दैट इज N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स मींस N1 डैश प्लस N2 डैश, ये हो गया, है ना। मोल कंजर्वेशन मैंने फिर से यूज किया कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इन दो के शुड बी इक्वल द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गैस कहीं लीक नहीं हुआ तो मोल कंजर्वेशन इज वैलिड। दैट इज व्हाई मैंने बोला आपको कि अगर आपको ये यूज करना आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकते हो बिना बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के बगैर ही आप कर सकते हो उसको। नाउ नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस में, आपको पता है एन होता है बराबर पीवी बाय आरटी। तो पीवी बाय आरटी, पी का वैल्यू मैं बाद में ड्रॉप करूंगा, तो इट इज पी देन वॉल्यूम इज V बाई RT। R जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बट टेंपरेचर इसका जो है दैट इज 300 केल्विन, है ना। आप बोलेंगे सर P का वैल्यू तो दिया है, मैं बाद में पुट करूंगा, फिलहाल P उधर ही रखिए। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। देन R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेंपरेचर 300, फिर इसका देख लीजिए प्लस,
तो इसका भी जो है प्रेशर वो सेम है, तो P सेम, वॉल्यूम भी तो सेम है, तो V भी सेम है, डिवाइडेड बाय R भी सेम है, बट टेम्परेचर इज डिफरेंट हियर एंड नहीं, टेम्परेचर भी सेम है, दैट इज 300 केल्विन, तो मैं लिख दूं 300, है ना, टेम्परेचर भी सेम है, मैं इसको ट्वाइस भी लिख सकता था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे इसको शॉर्ट कर देते हैं, इज इक्वल। अब इस जब आपने वॉल्यूम ऑन कर दिया और फिर ये जो मिक्सचर हुआ गैसेस का, उसके लिए हम अब फाइनल मोल कंजर्वेशन यूज करते हैं, तो फाइनल प्रेशर मैंने माना था P डैश, है ना, तो P डैश एंड देन दिस वॉल्यूम जो है अब आपका वॉल्यूम तो V ही रहा, that's P dash V divided by RT, R जो है that's R multiplied by temperature, तो 300 है पहले जो कंटेनर का, then प्लस दूसरे गैस का भी प्रेशर तो वही है P dash, और वॉल्यूम भी तो सेम है, डिवाइडेड बाय R बट मल्टीप्लाइड बाय 400 है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो 400 जो है केल्विन का टेम्परेचर है यहाँ पे, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब आप देख लीजिए, आप ये 2 टाइप्स है ना, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि PV by R 300, PV by R 300, तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ PV by R 300, तो मैं लिख सकता हूं इसको इज इक्वल टू, अब मुझे बोलिए आप, तो मैं लिख सकता हूं बच्चे यहां पे इट इज P डैश V डिवाइडेड बाय R इंटू 300, देन प्लस इट इज P डैश V डिवाइडेड बाय R इंटू 400। नाउ टेल मी वन थिंग, कैंसिलेशन में आप देख लीजिए, ये 0 2 ये और ये कैंसिल आउट हो गए, R R R के साथ निकल गया। अब मुझे बोलो वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ निकल गया, अब क्या बचा यहां बचा ट्वाइस ऑफ P डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहां बचा P डैश बाय 3 प्लस यहां बचा P डैश बाय 4। चलिए ये हमारे पास जो है फाइनल जो आ गया। अब मैं इसमें जो है हम आगे इसको यहां पे लिख देते हैं, तो क्या था, पहले हम बैक जाते हैं, हमारे पास था 2P by 3, इट इज 2P so it is 2P by 3 is equal to P dash by 3 plus P dash by 4. Now it is 2P by 3 equal, देखिए मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12, नहीं तो ये देखिए आप, इट्स 4 plus 3 इट इज 7, देन इट्स 12, 4 3 12, देन इट्स P डैश हियर। अब आप बोलिए इट्स 3 1 3 4 12, तो P डैश चाहिए मुझे, फाइनल प्रेशर P डैश इज इक्वल, ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज इट इज 4 2 8 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय P। P तो प्रोवाइडेड है हमें, तो मैं लिख सकता हूं सिंपली P डैश इज इक्वल 8 by 7 times 105 किलो पास्कल, दैट इज प्रोवाइडेड। तो मुझे बोलिए आप 7 1 देन 7 3 7 1 एंड देन 7 5 सो 7 15 एंड देन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे P डैश इज इक्वल 8 5 44 8 दैट्स 120 किलो पास्कल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस विल बी द फाइनल प्रेशर। तो आपने इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल मोल कंजर्वेशन यूज करके जो है ये कर दिया। सो इट इज वेरी सिंपल टू यूज मोल कंजर्वेशन इंस्टेड ऑफ दैट बॉयल्स लॉ एंड देन चार्ल्स लॉ। देन नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इसमें क्या दिया गया है, गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो इस सिलेंडर में जो है हमें एक गैस दिया गया है। सो इन दिस सिलेंडर वी आर हैविंग अ गैस लाइक दिस, gas is filled in the cylinder as shown in the figure. The two pistons are joined by strings. तो ये जो दो pistons इसमें दिखाए गए हैं, so these are actually two pistons here. So piston number 1 and piston number 2. So ये दो pistons है and they are connected by strings. तो मतलब इंडिविजुअली नहीं, ये
एक साथ मूव करेंगे. दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, नॉट शोन इन द फिगर, बट आप यू रिमेंबर दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, तो वो इंडिविजुअली तो मूव नहीं कर सकते. तो हमसे पूछा गया, इफ द गैस इज हीटेड द पिस्टन्स विल, अगर इस गैस को हीट किया जाए, अगर इस गैस को हीट किया जाए, मतलब आपने इसको यहां से जो हीट दे दिए, आपने इसको यहां से हीट दे दी, सो यू आर प्रोवाइडिंग इट विद हीट. सो ये हमसे पूछता है, इफ द गैस इज हीटेड द पिस्टन्स विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या ये पिस्टन्स एक साथ लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे? देन सेकंड ऑप्शन इज मूव टुवर्ड्स राइट, क्या ये पिस्टन्स एक साथ राइट की तरफ मूव करेंगे? देन रिमेन स्टेशनरी, क्या पिस्टन्स एक ही जगह रहेंगे? एंड नंबर लास्ट ऑप्शन इज नन. सो अगेन कंसेप्चुअल एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, कि इसमें ये पूछ रहा है कि आपने एक गैसियस सिस्टम को हीट दिया, इस गैसियस सिस्टम में दो पिस्टन्स लगे हैं, तो ये पिस्टन्स इंडिविजुअली तो मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग. तो हमसे पूछता है कि जब हमने हीट दिया तो क्या ये पिस्टन्स जो है क्या ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे, क्या ये एज अ यूनिट टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे, या स्टेशनरी रहेंगे, या नन ऑफ द अबव. सो दैट इज द क्वेश्चन. अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसके कंसेप्ट्स क्लियर है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है. सर कैसे? एंड बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि दे आर कंसेप्चुअल. ये आपको बिल्कुल डेप्थ में लेके जाते हैं और फिर देखते हैं कि आपको वो चीज पता है कि नहीं. तो ऐसा क्वेश्चन जो है ये आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे. अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपने जब हीट दे दिया तो ये बोलता है गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर as shown in the figure, the two pistons are joined by string. If the gas is heated, the pistons will. आपने इसको जब हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना. जब आप हीट देंगे इस गैस को, टेम्परेचर बढ़ेगा. अब जब टेम्परेचर गैस का बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. तो आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा. अब प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो प्रेशर आइडियल गैस में तो इक्वली ट्रांसफर होगा, है ना. प्रेशर तो इक्वली ट्रांसफर होता है, जितना प्रेशर यहां की तरफ ट्रांसफर होगा उतना प्रेशर यहां पे. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैसेस, दैट प्रेशर इज distributed each and every direction equally. That is what is the important property associated with an ideal gas, है ना. जो एक hypothetical gas है जिसको हमने कल इंट्रोड्यूस किया, एक्चुअली we are having real gases and then उनको कैसे ideally behave करवाया जा सकता है. सो दैट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. तो उसमें मैंने पोस्टुलेट्स में बोला द गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज पॉइंट मासेस. मैंने बोला ये जो दे डोंट हैव वॉल्यूम, है ना. तो देयर आर नो म्यूचुअल इंटरेक्शंस, नो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड अनदर पॉइंट आप याद रखिए दैट दे एस्टैब्लिश इलास्टिक क्लूजन्स. जब वो इस सिस्टम में क्लूजन करेंगे ना, इन जो पिस्टन्स और सरफेसेस के साथ, द क्लूजन्स आर इलास्टिक. और आपने ये क्लूजन्स में पढ़ा होगा इलास्टिक क्लूजन. और एक प्रॉपर्टी ये है दैट प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन. हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसफर होता है प्रेशर. अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, मगर मैंने सारा डिटेल्ड बोल दिया आपको, क्योंकि इससे आपके आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स भी याद हो जाएंगे और ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो आपने जब हीट दे दिया बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर तो इक्वली ट्रांसफर होगा. अब जब सर प्रेशर इक्वली ट्रांसफर होगा, यहां की तरफ भी प्रेशर उतना ही ट्रांसफर होगा, यहां की तरफ भी प्रेशर इक्वली ट्रांसफर होगा, तो बच्चा जो है कंक्लूजन ड्रा कर देता है कि दैट रिमेन स्टेशनरी. बट बिलीव मी, दिस इज नॉट द आंसर. अब सर प्रेशर तो कांस्टेंट है, मगर प्रेशर की वजह से तो फोर्स एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि यू नो दैट प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया, है ना. प्रेशर होता है बराबर फोर्स बाय एरिया. नो डाउट प्रेशर इज सेम, बट फोर्स का क्या, फोर्स हो गया बराबर प्रेशर इनटू एरिया. फोर्स होता है बराबर प्रेशर इनटू एरिया. उस प्रेशर से फोर्स क्या होगा, तो मान लीजिए ये जो पिस्टन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका A1 है, ये जो पिस्टन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2. और ये क्लियर दिख रहा है आपको दैट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ग्रेटर देन दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ टेल मी, यहां पे जो फोर्स होगा वो होगा बराबर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट्स A2. और यहां पे जो फोर्स होगा वो होगा बराबर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ इस डायग्राम में आप मुझे एक चीज बोल दीजिए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 जो है वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कम है. जब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कम है तो मतलब प्रेशर तो सेम है. इट मींस दिस फोर्स इज मोर देन दिस फोर्स. ये फोर्स जो है वो इस फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि ये फोर्स है ना प्रेशर इनटू एरिया. इसमें एरिया ज्यादा है, इसमें एरिया कम है, तो ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा है. सो सिंस दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, so the whole system will move towards right. So answer should be that it moves towards right. So this is question number next, कि ये कहां की तरफ मूव करेगा. So it will definitely move towards right, क्योंकि इसमें जो नेट फोर्स है ना वो towards right है, क्योंकि PA2 फोर्स जो है, क्योंकि एरिया उसमें ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा हो गया, उसका मैग्नीट्यूड PA1 से ज्यादा है तो फोर्स जो है towards right है और फिर ये आगे मूव करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, या आपने 12th बोर्ड में भी किया होगा. तो यहां पे रखने का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को. द क्वेश्चन इज द आरएमएस स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल
डेफिनेटली, है ना, द आरएमएस स्पीड तो गैस मॉलिक्यूल ही होगा। द आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज सी। मतलब आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m। अब टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका आरएमएस स्पीड है c। तो हम पहले टेंपरेचर को केल्विन सिस्टम में लाते हैं। तो टेंपरेचर इज प्रोवाइडेड इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर इसको 273 ऐड करने पे ये बनेगा 300 केल्विन। तो हम हमेशा इसको ऐसे सिस्टम में लाते हैं। तो टेंपरेचर इज 300 केल्विन। तो हमसे ये पूछा गया है कि दैट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन पे इसका आरएमएस स्पीड c है। तो मैं लिखूंगा c इज इक्वल रूट ऑफ 3RT। t जो है t हमें दिया गया है इधर, सो इट इज 3RT हमें दिया गया, दैट इज 300, देन डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बिल्कुल वहीं से दिया है उसने बोला है हमें द आरएमएस स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल एट टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज c। तो c एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 300 केल्विन पे उसकी आरएमएस स्पीड c है। बाकी 3 और m के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। बोलता है एट व्हाट टेंपरेचर इट स्पीड इज डबल्ड, किस टेंपरेचर पे इसकी स्पीड डबल होगी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टेंपरेचर एट विच द स्पीड इज डबल्ड। तो स्पीड डबल करनी है, स्पीड डबल करनी है और किस टेंपरेचर पे। तो मैं लिखूंगा ना स्पीड, देखो मैंने डबल कर दी, 3R में कोई चेंज नहीं। अब टेंपरेचर वो बोल रहा है तो टेंपरेचर तो निकालना है, डिवाइडेड बाय m, बाकी चीजें सब कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। सो आप वो हमसे पूछ रहा था कि 300 केल्विन पे स्पीड c है तो किस टेंपरेचर पे डबल होगी। तो मैंने टेंपरेचर t लिख दिया और स्पीड डबल करते, डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस। तो यहां से cc चला गया तो यहां बचा 1/2 इज इक्वल, देखिए रूट ऑफ दिस इज 300, बाकी सब कैंसिल हुआ, डिवाइडेड बाय दैट इज t, क्योंकि m और m कैंसिलेशन में चला जाएगा, 3R के साथ जाएगा, रूट ऑफ 300/t, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हियर, ये बनेगा 1/4 इक्वल 300/t, क्रॉस मल्टीप्लाइंग द थिंग्स, द t विल बी इक्वल हियर 1200 केल्विन। तो अगर वो केल्विन में आंसर पूछ रहा है तो 1200 है, और अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तो हम बोल सकते हैं दैट 1200 माइनस 275, जब 275 या 273 आप इसमें माइनस करेंगे तो ये यहाँ 10 में से 3 तो इट इज 7, तो फिर 9 में से दैट्स 2, यहाँ बचा हमारा 11 में से 2, तो 927 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आंसर। चाहे वो आपसे केल्विन सिस्टम में पूछे या वो डिग्री सेंटीग्रेड सिस्टम में पूछे, केल्विन में 1200 केल्विन होगा टेंपरेचर डबल होने के लिए, या डिग्री सेंटीग्रेड में 927 है, क्योंकि उसने डिग्री सेंटीग्रेड ही दिया तो आप 927 इसका जो है आंसर मान के चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। फिर हम इसको इंशाल्लाह और रहमान कल कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट लेक्चर क्वेश्चन बनेगा आपका, और क्वेश्चन है अगेन ये हम यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है एंट्रेंस में पूछा गया, दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ पे रखा है। दैट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 1920 मीटर पर सेकंड। मतलब आपका आरएमएस प्रोवाइडेड है वहीं से, दैट्स 1920 मीटर पर सेकंड, आरएमएस इज प्रोवाइडेड। तो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर जो है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब वही हो गया 300 केल्विन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द गैस। तो अगर एक गैस ऐसा है जिसका आरएमएस स्पीड 1920 मीटर पर सेकंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आइडेंटिफाई द गैस हो गया, मतलब वो कौन सा गैस है, वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन है, वो कौन सा गैस है। तो सर ये कौन सा अजीब क्वेश्चन है कि हमसे गैस ही पूछा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ बिल्कुल पूछा गया, आप अपने एंट्रेंस बुक चेक करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट वी आर हैविंग अ गैस एट 1920 मीटर पर सेकंड एट दिस टेंपरेचर, आइडेंटिफाई द गैस। तो आरएमएस स्पीड दी गई है तो हम लिख सकते हैं अगेन वी कैन राइट दैट VRMS, जो आपको फॉर्मूला पता है, रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m, जहां पे वेरिएबल्स में आपको पता है 3 यू नो, R यू नो, T यू नो, एंड m इज मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब इस क्वेश्चन में RMS वहीं से दिया गया है, दैट्स 1920 इज इक्वल रूट ऑफ 3, R आपको पता होना चाहिए 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो 300 केल्विन होता है बच्चों, एंड डिवाइडेड बाय m, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m आता है बराबर 0.022 kg, तो ये kg में आता है, और उसको आप ग्राम में लाइए तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो m कम्स आउट टू बी, क्योंकि m बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 ग्राम हियर, है ना। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी 2 ग्राम, एंड 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन का, तो डेफिनेटली द गैस इज हाइड्रोजन, तो द गैस इज हाइड्रोजन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। तो अभी तक जो हमने KTG में पढ़ा, दैट KTG में मैंने स्टार्ट किया
with a conceptual theoretical section. Then I have given you a set of formulas जिसमें मैंने आपके साथ प्रेशर और गैस और फिर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में मैंने स्पीड और आपका काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया। और उसके बाद हम चले गए आज का टॉपिक था हमारा, हमने मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किए, जिसमें एरिया अंडर द ग्राफ पूछा जाता है, आपको स्पीड्स का वो उस ग्राफ में कहाँ कौन सी स्पीड लाई करती है वो मैंने दिखा दिया। उसमें मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे फंक्शन रीच करती है तो मैक्सिमम कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसमें मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाने से ब्रॉडन होता है एरिया, एंड नंबर सेकंड द ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। वो सारी चीजें डिस्कस की आपके साथ। और मैंने एक पॉइंट बोल दिया कि कुछ कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है, और वैसे कुछ बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होती हैं जिनकी स्पीड कम, बाकी जो है बीच वाला एरिया है उसमें। उसके बाद मैं आपके साथ न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ गया। न्यूमेरिकल सेक्शन में मैंने आपके साथ ये जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ आज डिस्कस की जिसको मोल कंजर्वेशन कहते हैं। अगर आपको मोल कंजर्वेशन अप्लाई करना आता है तो आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और बाकी लॉज जो है याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मोल कंजर्वेशन को यूज करने से पहले आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि गैस लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैस लीक हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। होप आप सबको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आप जो है इसका एक अच्छा रिवीजन करिए, और हम इंशाल्लाह रहमान इसको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपके साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड वो लास्ट लेक्चर होगा KT का मैं डिस्कस करूंगा, एंड देन वंस वी विल फिनिश दैट इन द लास्ट लेक्चर देन वी विल शिफ्ट टू थर्मोडायनामिक्स। ओके, थैंक यू।